नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ की आज हम 73rd क्लास को यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ, उनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं उनको भी यहीं पर कवर करते हैं, और साथ में आपके क्वेश्चन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को भी यहीं पर क्लियर करते हुए चलते हैं। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसी चिप का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी कब से कब तक रही और किस पीढ़ी में कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहते हैं कंप्यूटर को लेकर के। अगर हम कंप्यूटरों की पीढ़ी की बात करें, अभी तक 5 पीढ़ियां कंप्यूटर की हो चुकी हैं, 5वीं पीढ़ी चल रही है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1942 से लेकर 1955 तक मानी जाती है। दूसरी पीढ़ी 1955 से लेकर 1964 तक मानी जाती है। तीसरी पीढ़ी 64 से लेकर 75 तक, और चौथी पीढ़ी 75 से 89 तक मानी जाती है, और 5वीं पीढ़ी 89 से आगे मानी जाती है। ये कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। तीसरी कंप्यूटर्स की जो पीढ़ी थी उसमें आईसी चिप का इस्तेमाल। चौथी वाली में आपके माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, और 5वीं वाली पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां और उनमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक। आपसे आईसी चिप पूछा है, तीसरी पीढ़ी में इसका इस्तेमाल हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर अलग सा मास्टर वीडियो बना है जिसमें हमने कंप्यूटर के बेसिक से लेकर जो उसकी शॉर्ट कीज हैं, जो उसकी फुल फॉर्म्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, MS पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, सबके बारे में डिटेल में बात करी है। आप प्लेलिस्ट से इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा की बात करें, इसकी स्थापना 1839 में होती है, और इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली गई, और इस सभा की स्थापना भी किसने करी? इनके द्वारा ही करी गई। राजाराम मोहन राय के मरने के बाद जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया वो भी इन्होंने ही किया था। इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो लोक नियोजन के विषय में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 16 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो आर्टिकल 60 है वो ये कहता है कि सभी को सभी नौकरियों में समान अवसर दिए जाएंगे। हालांकि कुछ अपवाद हैं जिसके तहत आरक्षण दिया जाता है। तो लोक नियोजनों में समानता किसमें है? आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध करता है किसी भी आधार पे, चाहे जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। आर्टिकल 16 सभी के लिए समान अवसर की बात करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, और आर्टिकल 18 जो उपाधियां हैं उनका अंत करता है। ये 5 आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपके समता के मूल अधिकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ था? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ये आपके 2001 से लागू हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उत्तराखंड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है? अधिनियम की वजह से नहीं। 14 दिसंबर 1991 से एक पुरस्कार की शुरुआत करी गई, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। 1991 से इसकी शुरुआत हुई है, और इसीलिए हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं, और यह दिन आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं होता, यह किसने कहा था?
तो अच्छा विदेशी शासन स्वशासन की तुलना नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट स्वामी दयानंद सरस्वती का है। तो यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका कहना था कि बुरा से बुरा देसी शासन भी अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती का यह स्टेटमेंट था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने ऊर्जा संरक्षण दिवस देखा राष्ट्रीय, अब आ गया विश्व जल संरक्षण दिवस। ये आपके हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को आप जानते हैं नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर कंजर्वेटिव डे यानी जल संरक्षण दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? अशोक ने कई सारे शिलालेखों को अलग अलग जगहों पर अंकित करवाया और हर शिलालेख के माध्यम से एक अपना मैसेज देने का उसने प्रयास किया। कौन से अभिलेख में अशोक के पशु बलि की निंदा ये की गई है? ये अशोक के पहले अभिलेख में की गई है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम अशोक के अभिलेखों की बात करें, शिलालेखों की बात करें, कुल 14 शिलालेख हमें अशोक के मिले हैं, जिनमें से पहले में पशु बलि की निंदा की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख, उनके क्रम याद कर लीजिए कि किस शिलालेख में क्या बात कही गई है। पहला वाला तो हमने देख लिया। जो अशोक का 5वां शिलालेख है उसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जो अशोक का 6ठा शिलालेख है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा यहां पर दी गई है अशोक के द्वारा। अशोक का जो 7वां और 8वां शिलालेख है ये अशोक की तीर्थ यात्राओं से संबंधित है। क्वेश्चन आता है अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किसमें है? 7वें और 8वें शिलालेख में। जो अशोक ने एक नया धर्म चलाया था उसे अशोक के 11वें शिलालेख में व्याख्या उसकी दी गई है। अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध से संबंधित है और इसी शिलालेख में अशोक के जो पड़ोसी राजा थे यानी उसके जो समकालीन विदेशी राजा थे उनकी जानकारी इसी शिलालेख में दी गई है। और अशोक का जो 14वां शिलालेख है इसमें जनता को धार्मिक जीवन के लिए प्रेरित किया गया है। तो ये अशोक के इंपॉर्टेंट शिलालेख, किसमें क्या कहा गया है उनको हमने देखा। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में होती है और इनको पहली बार पढ़ा 1837 में जाता है। पादरिटी फैंतलर इसकी खोज करते हैं और जेम्स प्रिंसेप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? तो देखिए, संविधान सभा को लेकर हमारी जो संविधान की सीरीज है उसमें हम जल्द ही डिटेल में बात करेंगे सारी समितियों के बारे में। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, जब हमारा संविधान सभा बननी शुरू हुई, हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा के द्वारा अलग अलग समितियों का गठन किया गया। इसी के दौरान एक समिति बनाई गई, सलाहकार समिति। इस सलाहकार समिति जिसे परामर्शदाता समिति कहा गया, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ठीक है, इस सलाहकार समिति के अंतर्गत 2 उप समितियां बनाई गई, एक मौलिक अधिकार की उप समिति और एक अल्पसंख्यक से संबंधित उप समिति। मौलिक अधिकारों की जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष HC मुखर्जी यानी हरीश चंद्र मुखर्जी थे। और दोनों किसके अधीन थे? सरदार पटेल की जो परामर्शदाता समिति थी। तो आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये मूल अधिकार समिति किसके अधीन थी? सलाहकार समिति के अधीन। सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? BN राव। लेकिन अगर पूछेगा सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, तब आप सरदार पटेल करेंगे। सलाहकार समिति के अंतर्गत 2 उप समितियां बनी थी, जैसा हमने देखा। दोनों के अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं। तो जो मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति थी उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, होइसांग की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन सा था? कई बार हमने इस प्रश्न को कवर किया है। होइसांग को लेकर हमने बात करी है। 629 के आसपास ये भारत आता है, 645 तक ये लगभग भारत में रहता है। बौद्ध ग्रंथों के संकलन के लिए ये भारत आया था
उस समय हर्षवर्धन का यहां पर शासन था। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित भी इसी को कहा जाता है। और इसने जो अपना यात्रा विवरण लिखा है सियुकी के नाम से लिखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने देखा होगा पेपर में आता है कि शिला आदित्य किसे कहा जाता है, तो शिला आदित्य हर्षवर्धन को कहते हैं। हर्षवर्धन को यह नाम इसी ने दिया था। जब ये आया इसने नालंदा में पढ़ाई करी और इसके आने के समय सूती कपड़ों का जो इंपॉर्टेंट केंद्र था वो मथुरा था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हर्षवर्धन और ह्वेनसांग से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे उनको हमने यहीं पर देखा। नेक्स्ट है, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? तो देखिए सौरमंडल का विकास किस तरीके से हुआ उसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें जो सबसे उपयुक्त सिद्धांत माना जाता है वो बिग बैंग की घटना को माना जाता है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है, ये घटना जो आपकी घटी और सौरमंडल का निर्माण हुआ ये कब हुआ? बिग बैंग की घटना आपके लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले घटित हुई थी। ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग यानी महाविस्फोट हुआ और इस विस्फोट के 10.5 अरब साल बाद सौरमंडल का विकास हुआ। यानी आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले ही सौरमंडल यहां पर बना है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग थ्योरी का यह दिया था बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेंटियर, उनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत की व्याख्या रॉबर्ट बैगनर के द्वारा 1967 में करी गई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत बिग बैंग की घटना के अनुसार ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्न में से किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को भी वीटो शक्ति प्राप्त होती है। अगर वो किसी विधेयक पर किसी बिल पर अपनी राय ना देना चाहे तो उनको अपनी जेब में रख सकता है। कोई भी ना बिल को वापस लौटाए ना उसको एक्सेप्ट करे, उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। ऐसे ही अलग अलग वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। पॉकेट वीटो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति ने किया है और कोई वीटो पावर का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। जो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम था 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के पास यह पहुंचा, उन्होंने ना इसे लौटाया ना इसको पारित किया। तो एकमात्र उदाहरण जो भारत में देखने को मिलता है राष्ट्रपति द्वारा वीटो शक्ति का, और कौन सी वाली वीटो? पॉकेट वीटो का, वो इसी अधिनियम के संबंध में देखने को मिलता है। किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन आपका शतपथ ब्राह्मण को माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्राचीन इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत जो माना जाता है वो ऋग्वेद को माना जाता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद हमें इतिहास की जानकारी जो मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो ऋग्वेद के बाद इतिहास की जानकारी के मामले में कौन आता है? शतपथ ब्राह्मण। तो सबसे प्राचीन भी कौन होगा? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, जो शतपथ ब्राह्मण है आपका यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। आप जानते हैं हमारे पास 4 वेद हैं, चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसी प्रकार जो शतपथ ब्राह्मण है आपका यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किस से है? तो संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं। जो हमारी दूसरी अनुसूची है ये महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से संबंधित है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित आपकी चौथी अनुसूची है, भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची और शपथ ग्रहण से संबंधित तीसरी अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट है, वरीयता क्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार वरीयता क्रम पहले से डिसाइडेड है। सबसे ऊपर होते हैं भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, उनके बाद आते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, उनके बाद भारत के प्रधानमंत्री और उसके बाद आते हैं राज्यों के गवर्नर। ठीक है, वर्तमान गवर्नर। तो ये भारत में क्रम है वरीयता का। राज्यों के गवर्नर के बाद जो एक्स राष्ट्रपति होते हैं, पूर्व राष्ट्रपति, और उनके साथ साथ आपके पूर्व उप प्रधानमंत्री, वो यहां पर शामिल होते हैं।
इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के चीफ जस्टिस आते हैं। तो ये वरीयता क्रम है। तो अगर हम गवर्नर्स की बात करें, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद चौथा क्रम गवर्नर का है। यहां पर आपको दिख रहा है राज्यों के राज्यपाल। तो यह इन सब में वरीयता में सबसे ऊपर है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध वारेन हेस्टिंग के काल में घटित हुए थे? तो देखिए यहां पर आपके 3 लड़ाइयां आपको दी गई हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपके 1790 से लेकर 1792 तक चला। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 में चला। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, ये 1780 से लेकर 84 के बीच में चला। अब आते हैं वारेन हेस्टिंग के शासन काल में। वारेन हेस्टिंग 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल बना और पिट्स इंडिया एक्ट यानी 1784 तक ये रहा। तो इसके टाइम पीरियड में कौन सी लड़ाई आ रही है? सिर्फ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो केवल 3 जो युद्ध है आपका, केवल तीसरा वाला, इस युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग यहां का गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु होती है। नेक्स्ट है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निर्माण है, पूंजी बनाना आपकी कुल बचत पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? कई बार इस क्वेश्चन को भी हमने देखा है। धमेक स्तूप के बारे में जाना है कि धमेक स्तूप की नींव मौर्य काल में अशोक के द्वारा रखी गई। इसका जो निर्माण हुआ, विस्तार हुआ, ये और ज्यादा बड़ा बना, वो कुषाण काल में बना। लेकिन पूर्ण रूप से जो ये तैयार हुआ, आपके गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नींव पूछेगा तो मौर्य कहेंगे, विस्तार पूछेगा कुषाण कहेंगे और निर्माण पूछेगा तो गुप्त कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन, इसके बारे में हमने कई बार बात करी है। हमारी राष्ट्रीय आंदोलन वाली वीडियो में भी हमने संस्था को डिटेल में देखा था। कौन इससे जुड़े हुए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इन दोनों ने मिलकर 1876 में एक संस्था बनाई थी जिसे कहा गया इंडियन एसोसिएशन। इसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था भी कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई और इसके अगले साल 1886 में इसका विलय कांग्रेस के साथ कर दिया गया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर कहां स्थित है? तो फेमस आपका कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। और ये जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जो लक्ष्मण सेन है, ये सेन वंश के अंतिम राजा थे। सेन वंश बंगाल और उसके आसपास के इलाके में शासन करता था। पाल वंश जब खत्म हुआ, पाल वंश के बाद सेन वंश का यहां पर उदय हुआ और इस सेन वंश का अंतिम राजा लक्ष्मण सेन था और इसी लक्ष्मण सेन के दरबारी थे जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद रचना को लिखा है। लक्ष्मण सेन को बंगाल का अंतिम हिंदू राजा भी माना जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन एक और आता है, जैसे हमने बात करी ना कि पाल वंश के बाद बंगाल पर सेन वंश का शासन हुआ। एक पेपर में पूछा गया था, बताइए पाल वंश के बाद कौन सा वंश आया? सेन वंश आया। ठीक है, और इसका अंतिम राजा कौन है? लक्ष्मण सेन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर डिटेल के साथ कवर किया और कोशिश करी उनको समझते हुए चलें ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद हों और उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों कि ये क्वेश्चन और किन किन क्वेश्चनों से जुड़ा हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। साथ में जैसा आप जानते हैं यूके एसएससी के द्वारा, यूके पीएससी के द्वारा ऑलरेडी आपके एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं, नोटिफिकेशन आने शुरू हो चुके हैं। कल आपका समीक्षा अधिकारी का नोटिस आ चुका है। एग्जाम डेट्स आपकी जो संभावित है वो भी आपको बता दी गई है। तो अब आपको इसी प्रकार पढ़ाई करनी है, इसी प्रकार अपने नोट्स को करना है कि जहां पर भी आप नोट्स बनाएं, जहां से भी नोट्स बनाएं,
उनके साथ सिर्फ उन फैक्ट्स को मत लिखिए जो आपको बताए गए हैं। जो जो चीज़ें आपको पता है उस बारे में, कुछ चीज़ों को आप खुद से सोर्स कीजिए, सर्च कीजिए और सारी चीज़ों को कोशिश करें एक जैसी चीज़ों को एक जगह पर कवर करें, जिससे आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में आसानी होगी। जहां पर आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने जाएंगे उसकी पूरी डिटेल आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाएगी, जिससे आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को ज़्यादा रिवाइज यहां पर कर सकें। यही चीज़ आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट में फॉलो करनी है, चाहे आप जीएस पढ़ें चाहे उत्तराखंड पढ़ें। उत्तराखंड का रिवीजन भी साथ साथ में करते रहें और जीएस पर भी अपना फोकस रखें। अब क्योंकि एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है तो कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स की जो हमारी प्रतियोगिता दर्पण वाली सीरीज थी उसको भी दोबारा कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि वहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन, जब पिछली बार आपके पेपर्स हुए थे तो उन पे डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सीरीज को भी जल्द यहां पर शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।